नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में हम करेंगे सेवेंथ सेट। जैसे कि आपको पता है, मतलब हम 6 सेट कर चुके हैं। इकोनॉमी के करंट अफेयर्स आज हम कर रहे हैं। कुछ डिजास्टर के देखेंगे और कुछ फिर हम साइंस टेक भी स्टार्ट करेंगे। हम जुलाई और जून दोनों को साइमल्टेनियसली डिस्कस कर रहे हैं। स्टडी आई क्यू पे आप विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोज आते हैं इन सबके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज हम करेंगे हायर एजुकेशन इन इंडिया। देखो, हायर एजुकेशन इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की, तो हम हमेशा देखते हैं कि हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इनफैक्ट द नंबर ऑफ पॉपुलेशन जिसको हायर एजुकेशन मिल पाती है वो काफ़ी कम है। तो इसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक डेटा को रिलीज करती है, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2019-2020। अभी बताता क्या है, ये आपको पूरा स्टेट ऑफ एजुकेशन बताता है। ये एक एनुअल वेब बेस्ड सर्वे है, याद रखिएगा वेब बेस्ड है। इसमें वेबसाइट के थ्रू, मतलब जो क्वेश्चनर है वो ऑनलाइन भेजा जाता है और उसके थ्रू लोग उसको जवाब देते हैं। ये 2010-11 से किया जा रहा है। ये पहले मिनिस्ट्री एचआरडी करती थी और जब इसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हुआ तो यहाँ पे इसको किया जाने लगा। अब देखो करता क्या करते क्या है इसमें। इसमें पोर्ट्रे किया जाता है कि क्या है हायर स्टेटस एजुकेशन का कंट्री में। साथ ही साथ अगर हम बात करें, इसको कंडक्ट करने के लिए सेंटर सेक्टर स्कीम जो है हायर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स और पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके अंडर इसको किया जाता है। तो ये एक स्कीम गवर्नमेंट ने डिवाइस की हुई है जिसके अंडर इसको किया जाता है। अब हम सर्वे की बात करें तो सर्वे एक वॉलंटरी अपलोडिंग ऑफ डेटा होता है। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं हायर एजुकेशन के, उनसे डिटेल्स मांगी जाती है। यानी वहाँ पे आप एक क्वेश्चनर भेजते हैं और वहाँ से वो उसको फिल करके, क्वेश्चनर को फिल करके अपलोड करते हैं। जितने भी हायर एजुकेशंस हैं जो इसको वॉलंटरी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसके डेटा की हम बात करें तो 3 कैटेगरीज में ये डेटा लेके आते हैं। एक यूनिवर्सिटी से लेके आते हैं, कॉलेज इंस्टीट्यूशन से लेके आते हैं, फिर कुछ स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड नहीं होते, ना उनके पास कोई डिग्री देने का प्रावधान होता है। तो वो बेसिकली सिर्फ डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज चलाते हैं। तो ये जो डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज हैं ये भी आपको यहीं से मतलब ये भी जो हैं स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस जिस तरह के डिप्लोमा कोर्सेज दे रहे हैं, ये भी हायर एजुकेशन सर्वे का पार्ट है। आगे हम देखें कि क्या फाइंडिंग्स आई है। मेन इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि 2019-2020, अच्छा याद रखिएगा ये प्री पेंडेमिक का टाइम है। जो रिपोर्ट अभी रिलीज हुई थी वो पेंडेमिक से पहले की रिपोर्ट है। पेंडेमिक के बाद चीज़ें बदलेंगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पहली चीज़ है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। सबसे बड़ी बात है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की हम बात करें तो ये काफ़ी बड़ा है। मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब जो बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और अपने पूरा कोर्स जो है उसको पूरा कर रहे हैं, यानी जो एडमिशन का प्रोसेस है वो आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का पार्ट बनेगा। ठीक है। अब इसके बाद देखा गया है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो लगभग 18 से 23 साल के बच्चे जो हैं जो हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि कितने नए बच्चे इस बार जुड़े हैं, कितने नए बच्चों ने एडमिशन्स यहाँ पे लिए हैं। अच्छा, वुमेन का जो GR है वो बेटर देखा गया है कि वुमेन इसका मतलब अब ज़्यादा एजुकेशन की तरफ बढ़ रही हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें जेंडर पैरिटी इंडेक्स की, एक मेल वर्सेस फीमेल कितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब एक मेल के बदले में कितनी फीमेल्स हैं। टेक्निकली अगर 1:1 होता है तो हम मानते हैं कि जेंडर की पैरिटी है। अगर 10 क्लास में मेल स्टूडेंट्स हैं तो 10 फीमेल स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है कि ये 1.01 पहुँच गया है, यानी नंबर ऑफ फीमेल जो हैं वो नंबर ऑफ मेल को आउटपास कर गई हैं। तो अब हायर एजुकेशन में जितनी ज़्यादा फीमेल्स पार्टिसिपेट करेंगी, स्थिति जो है उतनी बेटर होगी। यहाँ पे देखा गया कि रिलेटिव बेटर जो वुमेन का एनरोलमेंट है और साथ ही साथ मेल्स के कंपैरिजन अब ज़्यादा वुमेन जो है वो एजुकेशन की तरफ जा रही हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है टीचर प्यूपिल रेशियो, मतलब एक क्लास में एक टीचर के साथ में कितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब 1:50 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट्स, मतलब एक टीचर कितने स्टूडेंट्स को केटर करता है। तो इसको हम कहते हैं टीचर प्यूपिल रेशियो। अब ये हायर एजुकेशन में वैसे तो 26 है, टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ 26 है, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ देखेंगे, आप डेवलप कंट्रीज़ देखेंगे तो कई जगह 1:11 है, 1:15 है। ये काफ़ी वेरिएशन भी है, स्टेट टू स्टेट काफ़ी वेरी भी करता है। 1:26 का जो यहाँ रेशियो है ये आपको दिखेगा एक एवरेज रेशियो। लेकिन अगर आप बिहार जैसे स्टेट्स देखेंगे, झारखंड जैसे स्टेट्स देखेंगे, ये ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा टीचर पीपल रेशियो होगा, माना जाता है कि एजुकेशन की क्वालिटी उतनी ख़राब होगी, क्योंकि फिर एक टीचर को 100 बच्चों को केटर करना है, 50 स्टूडेंट्स को केटर करना है। तो कहा जाता है कि बिहार और झारखंड जो है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है इस मामले में। टॉप 6 स्टेट्स जो एनरोलमेंट के नाम पे केरला, तमिलनाडु जो है वो बेस्ट है, क्योंकि 1:18 का ऑलमोस्ट इंटरनेशनल एक्रेडिट स्टैंडर्ड जो हैं
वो यहाँ पे अचीव किए जा चुके हैं। तो 1:18 जो है आपको सदर्न स्टेट्स में दिखेगा। देखो सदर्न स्टेट्स में एजुकेशन को लेके लोग ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ज़्यादा अवेयर हैं। साथ ही साथ नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी वहाँ पे कम है और टीचर्स जो हैं, क्योंकि एजुकेशन लेवल ज़्यादा पेनिट्रेटेड है, तो टीचर्स की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है। हम बात करें बिहार और झारखंड की, यहाँ पे पेनिट्रेशन जो है एजुकेशन का कम है, नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कम है, सो ऑब्वियसली आपको टीचर्स भी यहाँ पे कम मिलेंगे, बच्चे ज़्यादा ही मिलेंगे। अच्छा, जीपीआई की बात करें, अगर जीपीआई 1 है तो इसका मतलब ये है कि जो पैरिटी है, जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, जो पैरिटी है मेल इज टू फीमेल की, वो अचीव की जा सकती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो आती है कि एजुकेशनल स्ट्रीम क्या प्रेफर करते हैं बच्चे। हायर एजुकेशन में देखेंगे लगभग 85% स्टूडेंट्स जो हैं वो 6 मेजर डिसिप्लिन्स में एनरोल्ड थे। ह्यूमैनिटीज़ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे, साइंसेस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, आईटी एंड कंप्यूटर। तो ये 85% बच्चे इन्हीं में थे। इसका मतलब अभी भी हम बात करें वोकेशनल कोर्सेज़ की, हम बात करें लिबरल आर्ट्स की, तो अब इंडिया में अभी भी लिबरल आर्ट्स की जो डिमांड है वो काफ़ी कम है। लिबरल आर्ट्स मतलब जिसमें आप देखेंगे आर्ट, एस्थेटिक्स, आर्किटेक्चर, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। तभी आप देखेंगे कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो लिबरल आर्ट्स का हब भी बन चुकी हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स जो हैं, पॉपुलेशन, यंगर पॉपुलेशन जो है वो लिबरल आर्ट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। इंडिया में ये ब्रांचेज़ अभी डेवलप नहीं हुई हैं, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज़ जो हैं हमारे, वो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ ही आपको दिखेंगे कि बीए कर लो, बीएससी कर लो, कॉमर्स से अकाउंटेंट बन जाओ, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से जॉब मिल जाएगी, मेडिकल साइंस से डॉक्टर बन जाओ, आईटी कंप्यूटर्स में आपको जॉब्स मिल जाएंगी। फॉरेन स्टूडेंट्स की बात करें तो फॉरेन स्टूडेंट्स जो हैं इंडिया में लगभग 47,000 है। अभी देखा गया कि हाईएस्ट शेयर जो है फॉरेन स्टूडेंट्स का वो सबसे ज़्यादा नेपाल से है। तो कभी भी इंडिया नेपाल रिलेशंस आपको लिखने हो, सॉफ्ट पावर की बात करनी हो, तो वहाँ पे आप हमेशा बात कर सकते हैं इंडिया नेपाल के स्टूडेंट्स एक्सचेंज की। सिक्स टोटल जो हमारे यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उसमें लगभग 1/4 स्टूडेंट्स आप देखें, 26.88 स्टूडेंट्स जो हैं वो नेपाल से ही आ जाते हैं। तो काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन जो है स्टूडेंट्स की वो नेपाल की है। साथ ही साथ अफगानिस्तान सेकंड हाईएस्ट है, देन उसके बाद बांग्लादेश, सूडान, भूटान जो है वो थर्ड फोर्थ हाईएस्ट है। अफ्रीकन स्टूडेंट्स भी इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें देखना है वो देखना है चाइल्ड लेबर पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, चाइल्ड इज मेंट टू लर्न एंड नॉट टू अर्न। चाइल्ड लेबर इंडिया की एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। इसी के लिए हमारी गवर्नमेंट चाइल्ड लेबर एक्ट ऑफ 1986 लेके आई थी। साथ ही साथ अगर आप आर्टिकल 24 की बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वहाँ पे भी क्लियरली कहा गया है कि किसी भी तरह की चाइल्ड लेबर जो है वो प्रोहिबिटेड होनी चाहिए। तो इसी के चलते एक 1986 में हम एक्ट लेके आए, उसके थ्रू हम चाइल्ड लेबर के प्रोहिबिशन की बात करते हैं, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स हम भी अभी भी देखते हैं कि भारत में चाइल्ड लेबर काफ़ी ज़्यादा हाई है। एक रिपोर्ट आई रिसेंटली, चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टिमेट्स 2020, ये ट्रेंड्स एंड रोड फॉरवर्ड, इसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड ने इसको रिलीज़ किया। तो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ किया चाइल्ड लेबर की, ये इन दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने रिलीज़ की है। अब बात करते हैं एग्जैक्टली ये किस दिन आई थी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर किस दिन होता है। 12 जून को हर साल हम चाइल्ड लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली फाइंडिंग्स क्या हैं। देखो 160 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो लगभग दुनिया भर में चाइल्ड लेबर में, यानी हर 10 में से एक बच्चा चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है। चाइल्ड लेबर का जो प्रेवलेंस है वो रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है, और अर्बन एरियाज़ में लगभग कहा जा रहा है कि 3 टाइम्स ज़्यादा है, कम है। तो प्रेवलेंस ऑफ चाइल्ड लेबर अगर आप देखेंगे लगभग 3 टाइम्स हायर देन अर्बन एरियाज़। तो हम कहते हैं कि नहीं अर्बन एरियाज़ में चाइल्ड लेबर ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है, रूरल एरियाज़ में चाइल्ड लेबर काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात है जो ग्लोबल प्रोग्रेस है चाइल्ड लेबर को हटाने की, इरेडिकेट करने की, वो 2016 से स्टैग्नेटेड है। मतलब 2016 के बाद कंट्रीज़ कुछ बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं ला पाई चाइल्ड लेबर को हटाने में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि चाइल्ड लेबर एक बड़ा मेनिस बन के गवर्नमेंट्स के सामने अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो आया हुआ है। 72% जो चाइल्ड लेबर है वो विद इन फैमिलीज़ हैं, घर के ही कारखानों में काम करते हैं, घर के एंटरप्राइजेज़ में काम करते हैं, चाहे वो फैमिली फार्म्स हो, माइक्रो एंटरप्राइजेज़ हों, यहाँ पे बच्चे काम करते हैं। अब इसके लिए आपको याद होगा हम अपनी कंट्री में 2016 में एक अमेंडमेंट लेके आए थे, उसमें हमने भी अलाउ कर दिया था 2016 के चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट में कि अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है, अगर वो स्कूल में एनरोल्ड है, जैसे कि आपको पता होगा आर्टिकल 21A जो है वो बात करता है फ्री एजुकेशन की। कोई भी 6 से 14 साल का बच्चा अगर एजुकेशन को एक्वायर करके, एजुकेशन लेके वापस आता है, मतलब स्कूल अटेंड करके शाम को घर आ जाता है, दोपहर को घर आ जाता है, तो वो अपने घर के फैमिली एंटरप्राइज में काम कर सकता है, प्रोवाइडेड वो स्कूल जाता रहे। तो ये सब चीज़ें भी आप देखेंगे, इसकी वजह से जो चाइल्ड लेबर की प्रेवलेंस है वो काफ़ी हाई है।
9 मिलियन कहा जा रहा है एडिशनल बच्चे कोविड-19 की वजह से 2022 के एंड तक आपको चाइल्ड लेबर में दिखेंगे। जिस तरह फैमिली की इनकम्स खत्म हो गई हैं, बच्चे स्कूल से वापस निकाले जा रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि अगर बच्चे जो हैं उनको स्कूल से हम विथड्रॉ कर लेंगे, स्कूल्स नहीं जाएँगे, तो फिर वो बच्चे आपको चाइल्ड लेबर की तरह काम करते दिखेंगे। सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर एग्रीकल्चर सेक्टर में मिल जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ईज़िली यहाँ पे आप चाइल्ड लेबर को एक्वायर कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते। देखो, रूरल एरियाज़ होते हैं, फार्म्स होती हैं, तो वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा सर्विलांस भी नहीं कर पाता, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं गाँव में पहुँच पाता, पता भी नहीं चलता। इनफैक्ट हर खेत में बच्चे काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये देखा गया है कि खेतों में जो या फार्म एरियाज़ में जो चाइल्ड लेबर की प्रेवलेंस है, वो बहुत ज़्यादा है। सर्विसेज सेक्टर में उससे ज़्यादा, उससे कम, और इंडस्ट्रीज़ में सबसे कम। देखो, इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस होते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो प्रॉपर रजिस्टर्ड हैं, उनके प्रॉपर लाइसेंसेस हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिप्लॉय नहीं करती चाइल्ड लेबर को। प्लस इंडस्ट्रीज़ में कुछ स्किल बेस्ड सेट भी चाहिए होता है, तो इसलिए इंडस्ट्रीज़ में आपको कम दिखेंगे। लेबर और सर्विस में आपको स्किल सेट थोड़ा-सा कम चाहिए, तो फिर अल्टीमेटली आपको यहाँ चाइल्ड लेबर ज़्यादा ही दिखेगी। सब सारण अफ्रीका की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रेवलेंस है चाइल्ड लेबर की, क्योंकि आप देखते हैं पॉवर्टी बहुत हाई है, हंगर बहुत हाई है, तो ऐसे में चाइल्ड लेबर जो है वो आपको ज़्यादा ही दिखेगी। अगला टॉपिक जो हमें करना है वो करना है मॉडल टेनेंसी एक्ट ऑफ 2021। यूनियन कैबिनेट ने मॉडल टेनेंसी एक्ट को अप्रूव कर दिया था और ये सर्कुलेशन के लिए भेज दिया गया था सारी यूटीज़ में। कैसे इसका अडेप्टेशन करना है और कैसे इस फ्रेश लेजिस्लेशन को आपको अडेप्ट करना है, या फिर जो आपके एग्जिस्टिंग लॉज हैं, रेंटल लॉज हैं, उनको कैसे आपको अमेंड करना है। तो समझ लेते हैं एग्जैक्टली ये मॉडल टेनेंसी एक्ट ऑफ 2021 कहता क्या है। देखो, ये बात करता है रेंटिंग को रेगुलेट करने की। अब आप सब जानते हैं कि रेंटेड स्पेस को आपको रखना, ठीक है, हायर करना, आप रेंट स्पेस को आपको लेना, या फिर आप रेंटल स्पेस को यूज़ करते हैं, तो काफ़ी हैसल होता है। हमेशा आप देखते हैं कि लैंडलॉर्ड और एक एक टेनेंट के बीच में क्राइसिस चलती रहती है, हमेशा किसी न किसी का टसल रहता ही रहता है। तो जो हम मान के चलते हैं कि टेनेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट लॉज हैं नहीं, मतलब टेनेंट्स जो हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट लॉज नहीं थे। ऐसे ही लैंड ओनर्स का या फिर ओनर्स का भी यही कहना है कि हमारे भी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा लॉज नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट एक मॉडल टेनेंसी एक्ट लेके आई कि किस मॉडल तरह से आप देश भर में टेनेंसी को कर सकते हैं, कैसे आप टेनेंट को लैंड दे सकते हैं, टेनेंट लैंडलॉर्ड से लैंड ले सकता है। अब ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रीमाइसेस दोनों पे ही एप्लीकेबल होगा। याद रखना, ये प्रोटेक्ट कर रहा है, बैलेंस कर रहा है लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स दोनों के राइट्स को। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ऐसा नहीं कि टेनेंसी है तो सिर्फ टेनेंट्स का ही प्रोटेक्शन करेगा, ये दोनों के प्रोटेक्शन की बात करता है। अब देखो, जैसे जैसे हाउसिंग शॉर्टेज बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हैं 2012 से लगभग अर्बन हाउसेज शॉर्टेज है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 2015 का जो ड्राफ्ट नेशनल अर्बन रेंटल हाउसिंग पॉलिसी आई, उसमें भी यही कहा कि हाउसिंग शॉर्टेज होने की वजह से जो होम ओनरशिप के इश्यूज़ हैं वो एड्रेस नहीं किए जा रहे, प्लस रेंटल इश्यूज़ जो हैं वो भी एड्रेस नहीं किए जा रहे। रेंट जो है वो मार्केट से बहुत ज़्यादा हैं, एग्जॉर्बिटेंट रेंट है, उतने रेंट्स होने नहीं चाहिए। जो प्रोटेक्शन है टेनेंट्स को वो भी नहीं मिलता इतना रेंट देने के बाद। तो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा सिटीज़ की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं, और क्योंकि परचेजिंग पावर उतनी नहीं है घरों को लेके। अगर आप देखेंगे अर्बन एरियाज़ में, दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, तो प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। मोरओवर अब जिस तरह की लोगों की जॉब्स हो गई है, बहुत ज़्यादा अगर ट्रांसफ़र्स होते हैं जॉब्स में, क्योंकि मल्टीपल सिटीज़ में ऑफिसेज़ हैं, तो ऐसे में वो शॉप को या लैंड को अपनी या फिर हाउस को अपने ओन नहीं करना चाहते, और इसी के चलते वो टेनेंसी को ही एक प्रेफरेंस मानते हैं, और ऐसे में उनके लिए एक प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है। तो राइजिंग कॉस्ट है होम ओनरशिप की, फॉर्मलाइजेशन हो रहा है वर्कफोर्स का, इसकी वजह से ये लैंड टेनेंसी एक्ट जो है ये फाइनली जब ये आएगा तो एग्जैक्टली आप देखेंगे कि जैसे ही इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है किस तरह से इस पे काम किया जाएगा। आगे अगर हम फीचर्स की बात करें तो देखिए, टेनेंसी एग्रीमेंट्स जो हैं वो बेटर किए जाएंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, टेनेंसी पीरियड को प्रॉपर ऑब्जर्व किया जाएगा। यानी यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस जो है वो बनेंगी, उसी के तहत ही जो रेंटल बिजनेस है, जो रेंटल एलोकेशन है, जो रेंट्स हैं वो कलेक्ट किए जाएंगे, और साथ ही साथ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको रेंट पे दिया जाएगा। एविक्शन के भी कुछ यहाँ पे राइट्स होंगे दोनों के पास, मतलब ऐसे ही नहीं कि आपका लैंडलॉर्ड है और आपको बोले कि आज आप ये प्रॉपर्टी खाली कर दो। तो इस तरह के एविक्शन के लॉस को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। सबलेटिंग की भी बात की जा रही है कि किस तरह से मैंने, अगर आपसे, सबलेटिंग का मतलब होता है मैंने लेट अस से एक लैंडलॉर्ड से लैंड जो है वो उसको मैंने टेनेंसी पे लिया, उसको मैंने टू लेट किया, और फर्दर मैं आगे उसको 3-4 लोगों को सबलेट कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली एक प्रोटेक्शन भी यहाँ पे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लैंड टेनेंसी या मॉडल टेनेंसी एक्ट को और बेटर बनाती है। तो जैसे ही ये टेनेंसी एक्ट आप देखेंगे आएगा, सिचुएशन जो है वो काफ़ी बेटर हो जाएगी।
नेक्स्ट जो टॉपिक हमें करना है वो एसडीजीज़ के बारे में करना है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे 17 एसडीजीज़ हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको 2030 तक हर कंट्री को वर्ल्ड में अचीव करना है। ये बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। अब एसडीजी इंडेक्स की हम बात करें तो इंडिया इंडेक्स 2021 जो है नीति आयोग ने इसको पब्लिश कर दिया है। थर्ड एडिशन इसका आया हुआ है। इसकी रिपोर्ट का टाइटल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड 2021 पार्टनरशिप इन डिकेड ऑफ एक्शन। ये नीति आयोग ने रिलीज किया, तो याद रखिएगा नीति आयोग का ये डॉक्यूमेंट है। इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर है वो बेटर हुआ है, ठीक है। 2019 से 60 स्कोर था, अब हमारा 66 स्कोर हो गया है। तो कहा जा रहा है कि जब बात करते हैं क्लीन वाटर की, सैनिटेशन की, तो गोल 6 में हमारा इंप्रूवमेंट देखा गया है। फैसिलिटीज़ क्लीन वाटर की बढ़ाई गई हैं। साथ ही साथ क्लीन एनर्जी की हम बात करें, अफोर्डेबल एनर्जी की बात करें, तो हमने यहाँ पे गोल 6 और गोल 7 दोनों को ही अचीव किया है। अच्छा, मतलब बेटर अचीव किया है, पहले से हमारी परफॉर्मेंस जो है बेटर हुई है। लेकिन कुछ मेजर डिक्लाइन आपको दिखेगा इंडस्ट्रीज़ के केस में, इनोवेशन के केस में, इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ के केस में। केरला की हम बात करें तो केरला यहाँ पे टॉप रैंक लेके आया है। हिमाचल प्रदेश के बाद है तमिलनाडु है। बिहार, झारखंड, असम जो है वो बॉटम से बॉटम पे आपको दिखेंगे। छत्तीसगढ़ जो है यूटी में बेस्ट है, फिर दिल्ली उसके बाद आता है। मिजोरम, हरियाणा, उत्तराखंड की बात करें टॉप गेनर्स हैं, स्कोर इनका सबसे बेटर हुआ है। आगे हम बात करें यूटीज़ में, तो जितने भी फ्रंट रनर्स हैं, जितने भी ऐसे स्टेट्स हैं, 10 स्टेट्स जो हैं और यूटीज़ हैं, वो फ्रंट रनर कैटेगरी में जो पहले थे, अब आप देखेंगे कि 12 स्टेट्स जो हैं वो इस कैटेगरी में आ गए, मतलब 2 स्टेट्स और ऐड हो गए हैं। तो फ्रंट रनर में मतलब वो स्टेट्स जो अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करते जा रहे हैं, ऐसे स्टेट्स बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, आगे हम बात करें कि इसको पहली बार 2018 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये बेसिकली एक मॉनिटरिंग डॉक्यूमेंट है, ये मॉनिटरिंग टूल है जो स्टेट्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है और यूटीज़ की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है कि कितनी जल्दी भारत 2030 का जो अपना कमिटमेंट है एसडीजी को लेके उसको पूरा कर पाएगा। तो इस कमिटमेंट के चलते आपको ये दिखेगा कि आप जो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ-साथ अपने गोल्स को, यूनाइटेड नेशन के गोल्स को पूरा कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें जो इम्पोर्टेंट गोल्स हैं वो हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर, इकोनॉमिक ग्रोथ और साथ-साथ क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें करना है वो हमें देखना होगा जीनोम एडिटिंग का। जीनोम एडिटिंग हम साइंस एंड टेक में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जैसा कि आपको पता है जीनोम एडिटिंग में आप एडिट करके जिस तरह से जीनोम इन्फॉर्मेशन है, जीनोमिक्स है, उसको चेंज कर सकते हैं और कैसे ये साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा प्रूवन टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे ये किया जाता है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो तब तक के लिए आप इन क्लासेस को देखते रहिए। मिलेंगे अगले सेट में और आगे के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जल्दी इस सीरीज़ को ख़त्म भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।